Arvind Rai sir is really your real mentor. He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he be चलिए कन्वेक्शन के प्रॉब्लम्स कर रहे थे, ठीक है। कन्वेक्शन के प्रॉब्लम और रेडिएशन के प्रॉब्लम हम लोग साथ में कर लेंगे। अभी लेट मी स्टार्ट रेडिएशन। रेडिएशन हीट ट्रांसफर में बेसिकली यू विल फाइंड 2 चैप्टर्स। एक चैप्टर जो है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन ये बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन है, इट इज नथिंग बट फिजिक्स। It is the collection of laws which governs radiation. Concept of radiation यानी कि collection of laws जिससे रेडिएशन गवर्न होता है। इसमें आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो जाएगा, प्लैंक लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो बेसिकली यहाँ पे अपने को मिलेंगे सेट ऑफ लॉज जो अपने को याद होने चाहिए। जहाँ तक बात करें अपन गेट की, तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन में भी 2 नंबर का तो मुश्किल है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो टॉपिक से आ सकता है। लेकिन एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जो टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल इंजीनियर अगर मैं हूं तो मेरे लिए क्या रेडिएशन में इंपॉर्टेंट है, कितना हीट ट्रांसफर हुआ। ठीक बात है, मेरा इंटरेस्ट तो यह है कि कितना हीट ट्रांसफर हुआ। तो सेकंड पार्ट है इसका रेडिएशन हीट ट्रांसफर। रेडिएशन हीट ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आसानी से 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और आसानी से अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडिएशन हीट ट्रांसफर से ही, एंड बाद में आखिरी में अपन रेडिएशन कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। अब अगर हम रेडिएशन हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो पहले रेडिएशन हीट ट्रांसफर पे जाने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो मेरे को समझ लेनी चाहिए। बेसिक टर्मिनोलॉजी ये है कि एवरी बॉडी which is not at absolute zero emits radiation in all the directions. कोई भी बॉडी जो एब्सोल्यूट जीरो पे नहीं है, मतलब इस रूम में आप देखें तो हर एक चीज से रेडिएशन हो रहा है, ट्यूब से, फैन से, बॉटल से, हर चीज से रेडिएशन हो रहा है। रेडिएशन क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक बात है। तो यार इससे पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इससे एनर्जी निकलती जा रही है इस बॉटल से, तो इसका टेम्परेचर कम होते होते 0 डिग्री केल्विन हो जाना चाहिए। हर बॉडी इमिट कर रही है तो इसका टेम्परेचर 0 हो जाना चाहिए। हाँ, इमिट कर रही है तो बाकी सराउंडिंग से भी तो इमिशन हो रहा है। जो सराउंडिंग से इमिशन हो रहा है वो इसको रिसीव भी कर रही है। करेक्ट है। अब चूंकि ये सारी बॉडी एक इक्वल टेम्परेचर पे है,
सारी बॉडी एक इक्वल टेम्परेचर पे है तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मेरे को मालूम है कि यहाँ पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, नेट हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ये बॉटल से वॉल पे हीट जाएगी और वॉल से इस बॉटल पे आएगी, लेकिन वॉल और बॉटल दोनों सेम टेम्परेचर पे है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि नेट हीट ट्रांसफर इन दोनों के बीच में 0 होगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों रेडिएशन हीट ट्रांसफर, रेडिएशन जो है वो हर बॉडी जो कि 0 टेम्परेचर पे नहीं है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी को इमिट करता है, और जो बॉडी उस पैकेट्स के रास्ते में आएगा वो उस पैकेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक बात है। अब अगर हम बात करें कंडक्शन या कन्वेक्शन, इन दोनों मोड में हीट ट्रांसफर को होने के लिए एटम्स का होना जरूरी है, क्योंकि यहां पे कंडक्शन और कन्वेक्शन में एटम्स ही हीट को कैरी करते हैं, लेकिन रेडिएशन होने के लिए हमको एटम्स की जरूरत नहीं है, मीडियम की जरूरत नहीं है। करेक्ट है। अब यहाँ पे एनालॉजी है, कुछ लोग कहते हैं कि मीडियम की जरूरत नहीं है, और एक पुरानी थ्योरी है कि मीडियम होता है। खैर फिजिक्स की बात है, अपने को ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि देयर इज अ मैटर ऑल अराउंड, पूरा यूनिवर्स जो है वो एक मैटर, डार्क मैटर या ईथर से फिल्ड है। खैर वो अपने टॉपिक नहीं है, हम अपन हिंदी भाषा में ये समझ लें कि रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लिए हमको मीडियम की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ मैटर, यानी कि एटम्स की हमको जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि सन से अर्थ तक हीट का ट्रांसफर हो पाता है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में तो वैक्यूम है, राइट। तो वहां पे कंडक्शन और कन्वेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो अर्थ से सन से अर्थ की सरफेस पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। क्लियर है ये बात? सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हर बॉडी जो कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे नहीं है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी को इमिट करता है, और जो बॉडी उसके रास्ते में आ गया वो उस पैकेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ वी डिफाइन a term which is known as the emissive power. Emissive power is equals to epsilon EB. Epsilon is the emissivity of the body. EB is known as emissive power of a black body. Emissive power of a black body. अच्छा, emissive power का यूनिट जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर। किसी भी बॉडी से जो इमिशन निकल रहा है, किसी भी बॉडी से जो इमिशन निकल रहा है दैट इज एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय ईबी, एंड ईबी इज इक्वल्स टू, ईबी जो है इट इज डिटरमाइंड बाय द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, दैट इज सिग्मा टी टू द पावर 4। ईबी इज इक्वल्स टू सिग्मा टी टू द पावर 4। ठीक है बच्चों? चलिए, इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, सॉरी, emissivity of a black body, emissivity of a black body is equals to, अगर एक ब्लैक बॉडी है तो उसका इमिसिव पावर EB के बराबर होगा, यानी कि इमिसिविटी जो है वो 1 होगा। इज इट क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहां तक?
तो ये तो बात हो गई कि हर बॉडी जो कि एब्सोल्यूट जीरो पे नहीं है, हर बॉडी जो कि एब्सोल्यूट जीरो पे नहीं है उससे रेडिएशंस निकलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया अब इस बॉडी पे जो रेडिएशन आ रही है, अगर ये लैपटॉप यहाँ पे है तो इससे रेडिएशन निकल भी रही है, उसकी तो हम बात कर ली कि कितनी रेडिएशन इससे निकलेगी, करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं कि जो रेडिएशन इस पे आ रही है उसका क्या होगा। जो रेडिएशन इस पे आ रही है उसके तीन चीजें हो सकती हैं। पहला, सपोज यहां पे रेडिएशन आया जी, करेक्ट है, रेडिएशन आया जी। अब जी से कुछ हिस्सा जो है सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्लियर। कुछ रेडिएशन ये बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, कुछ रेडिएशन जो है वो इस बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। और अगर ये ट्रांसपेरेंट बॉडी है तो कुछ रेडिएशन यहां से इसको ट्रांसमिट करता हुआ दूसरे साइड में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, जी को हम कहते हैं इररेडिएशन। इररेडिएशन, it is defined as the total incident radiation on a surface। किसी सरफेस पे जो टोटल रेडिएशन आ रहा है उसे हम कहते हैं इररेडिएशन, और इसका भी यूनिट हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर। टोटल इंसिडेंट रेडिएशन ऑन अ सरफेस, किसी सरफेस पे जो टोटल रेडिएशन आ रहा है, किसी सरफेस पे जो टोटल रेडिएशन आ रहा है उसको हम कहते हैं इररेडिएशन। अब इस इररेडिएशन का क्या होगा, जी जितना इरेडिएशन आया या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में, या तो फिर वो ट्रांसमिट हो जाएगा, या फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों रिफ्लेक्ट हो जाएगा? तीन चीज हुआ ना, जी आया, रिफ्लेक्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ और ट्रांसमिट हुआ। So I can write 1 equal to QA by G plus QT by G plus QR by G. So I get the equation 1 is equals to alpha, absorb हुआ alpha plus tau alpha tau absorbed, reflected is rho। अल्फा को हम कहते हैं एब्जॉर्बिटी, क्या क्या नोटेशन लिया था हमने, अल्फा टाउ दैट इज कितना एब्जॉर्ब हुआ डिवाइडेड बाय कितना उस पर टोटल रेडिएशन आया। सेकेंड टाउ क्यू ट्रांसमिटेड डिवाइडेड बाय जी, it is known as the transmissivity। And then we have rho, that is q reflected divided by g, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिविटी।
ठीक है बच्चों, क्लियर है? यहाँ पे अल्फा प्लस टाउ प्लस रो इज इक्वल्स टू 1 फॉर अ ब्लैक बॉडी, tau is equals to rho is equals to 0, so alpha is equals to 1. कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बच्चों? क्लियर है? ये ब्लैक बॉडी है वो जो कि अपने ऊपर आने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो भी रेडिएशन बॉडी पे आ रहा है इट विल बी एब्सॉर्ब्ड, करेक्ट? इसके बाद वी हैव ऑपेक बॉडी। बाय डिफॉल्ट a body may be assumed opaque। जब तक अदरवाइज मेरे को स्टेटेड नहीं किया हुआ है तो मैं बॉडी को ओपेक बॉडी मानूंगा। ओपेक बॉडी वो होता है, क्या होता है ओपेक बॉडी? जिसके आर पार हम देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते भाई? इसके तो मैं आर पार थोड़ा बहुत देख सकता हूं, लेकिन अगर मैं ये बोर्ड उठा लूं तो इसके आर पार मैं कुछ नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि मैं देख तब पाता हूं जब यहां से कोई रेडिएशन ट्रांसमिट हो, कोई विजिबल रेडिएशन यहां से ट्रांसमिट होगा, तब मैं दूसरी साइड का देख पाऊंगा। और ओपेक बॉडी क्या होती है? वो ट्रांसमिट नहीं करती है अदर साइड पे। इज दैट क्लियर? तो ओपेक बॉडी क्या होगा? फॉर ओपेक बॉडी ट्रांसमिसिविटी इक्वल टू 0, ट्रांसमिसिविटी इक्वल टू 0, और ट्रांसमिसिविटी 0 हो गया। इसका मतलब अल्फा प्लस रो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए जी, नाउ देयर इज अ लॉ विच इज नोन एज किरचॉफ्स law. If a body is in isothermal condition with surrounding, its absorptivity would be equal to its emissivity. अगर एक बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर है तो उस कंडीशन में उसकी जो एब्जॉर्बिटी है और उसकी जो इमिसिविटी है वो दोनों इक्वल होगी। यानी कि जितनी एनर्जी वो, जिस रेशियो में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा उसी रेशियो में वो एनर्जी को इमिट करेगा। उसकी एब्जॉर्बिटी और इमिसिविटी जो है वो दोनों सेम होनी चाहिए। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए जी, अगर ये क्लियर है तो बस एक पॉइंट मेरे को बता दो। रेडियोसिटी J, टोटल एनर्जी लीविंग अ सरफेस। क्या हुआ यार? ये टोटल एनर्जी लीविंग अ सरफेस, यही तो इमिसिव पावर नहीं हुआ क्या? करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। रेडियोसिटी देखो,
अगर हम एक बॉडी की बात कर रहे हैं, तो जब अगर हम रेडियोसिटी की बात कर रहे हैं कि टोटल रेडिएशन किसी बॉडी से कितना निकल रहा है, तो पहले तो उसके टेम्परेचर के कारण ई निकल रहा है, और कोई भी बॉडी है उसमें कुछ इरेडिएशन होगा, जी। इज दैट क्लियर? जी का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा, इज दैट क्लियर? तो अब अगर अपन देखें बच्चों, अगर अपन देखें तो रेडियोसिटी जो है, रेडियोसिटी यूनिट क्या होगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। अब रेडियोसिटी क्या होगा? ई प्लस रो टाइम्स जी, क्योंकि क्यू आर इज इक्वल टू रो इंटू जी होगा, ठीक बात है बेटा। ये रेडियोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार हम लोग, अच्छा अगर मान लो एक ब्लैक बॉडी है, अगर एक ब्लैक बॉडी है तो उसके लिए ई क्या होगा, सॉरी जे क्या होगा? ठीक बात है। फॉर अ ब्लैक बॉडी, फॉर अ ब्लैक बॉडी J is equals to E, और that is equals to EB। ये देखो, आप लोग जब रेडिएशन की पढ़ते हो स्टार्टिंग में, तो आपको ऐसा लगता है कि जो नेट एनर्जी बॉडी से निकल रही है वो उसके इमिसिव पावर के बराबर है। ये बात तब तक सही है जब तक कि वो बॉडी ब्लैक बॉडी है, करेक्ट है। अगर बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है, तो जो टोटल एनर्जी सरफेस से निकलेगी दैट इज रेडियोसिटी। तो बस इस चीज को ध्यान में रखिए कि टोटल अमाउंट लीविंग अ सरफेस इज रेडियोसिटी, नॉट इट्स इमिसिव पावर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यही चक्कर में आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लीविंग अ सरफेस, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लीविंग अ सरफेस इज इक्वल्स टू इट्स रेडियोसिटी, करेक्ट है। अगर ब्लैक बॉडी है तो अपन देख सकते हैं कि ब्लैक बॉडी के केस में क्या होगा? रिफ्लेक्टिविटी जीरो हो गया, क्योंकि ब्लैक बॉडी के केस में रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिविटी जीरो होता है। तो इस कंडीशन में यहां से जो एनर्जी निकलेगी वो उसके इमिसिव पावर के बराबर होगी। तो इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर एंड रेडियोसिटी आर इक्वल, बट नॉट इन द केस ऑफ ग्रे बॉडी। क्लियर है ये? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए जी। Now let me discuss the radiation heat transfer. Radiation heat transfer between two black bodies. दो ब्लैक बॉडी में ले लेता हूं, 1 और ये 2। ये टेम्परेचर T1 पे है और ये टेम्परेचर T2 पे है। ठीक है जी। चलिए बताइए कितना हीट ट्रांसफर होगा 1 से 2 पे? ब्लैक बॉडी है ना ये, इट इज 2 ब्लैक बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं, 1 और 2 दोनों ब्लैक बॉडी है। तो कितनी एनर्जी 1 के सरफेस से निकलेगी? जो एनर्जी निकलेगी दैट इज A1 सिग्मा 1 T1 टू द पावर 4, सिग्मा 1 गलत कर दिया, सिग्मा T1 टू द पावर 4। बच्चों क्लियर है? ये हमने क्या निकाला?
टोटल कितना रेडिएशन वन से निकल रहा है। अगर ये ब्लैक बॉडी की जगह ग्रे बॉडी होता तो मैं यहाँ पे लिखता A1 इंटू जे। क्लियर हुआ? अगर ये ग्रे बॉडी होता तो मैं यहाँ पे लिखता A1 इंटू जे। ब्लैक बॉडी के केस में इट्स इमिसिव पावर एंड रेडियोसिटी आर इक्वल। तो मेरे को मिला Q12 मेरे को कैलकुलेट करना है। तो अभी जो मैंने लिखा है वो लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लीविंग द सरफेस वन। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक क्लियर है? चलिए जी, तो क्या यही है Q12? क्या यही है Q12? क्यों नहीं है भाई? ये नहीं, सेकंड के लिए तो बाद में निकालूंगा मैं। अभी तो ये वन से जो रेडिएशन हो रहा है ये तो टोटल रेडिएशन मिला मेरे को। क्या ये टोटल 2 पे जा रहा है? क्या ये टोटल 2 पे जा रहा है क्या? तो यहां पे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक फैक्टर F12। ठीक है बच्चों? अब ये F12 क्या है? F12 को हम कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, शेप फैक्टर, या इसको हम कहते हैं व्यू फैक्टर, या इसे हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। होगा क्या चीज भैया ये? फिजिकल की नहीं, क्या होगा इसका? F12 is the fraction of energy leaving surface 1 and reaching surface 2। टोटल एनर्जी जो 1 से निकल रही है उसका कितना परसेंट जो है वो सरफेस 2 पे पहुंच रहा है। क्लियर हुआ ये? तो चलिए, अभी मेरे को दो ब्लैक बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर निकालना था। तो अभी मेरे को मिला 1 से 2 तक होने वाला जो हीट ट्रांसफर है दैट इज A1 सिग्मा T1 टू द पावर 4 इंटू F12। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 से 2 पे पहुंचा है, करेक्ट है? तो भैया 2 से भी 1 पे कुछ आएगा, तो नेट निकालने के लिए मैं यहां पे माइनस करूंगा A2 सिग्मा T2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय F21। इज दैट क्लियर? चलिए जी, तो हमें मिल गया we got Q12 is equals to A1 F12 EB1 minus A2 F21 EB2। EB1 इक्वल टू क्या? EB1 इक्वल टू सिग्मा T1 टू द पावर 4, करेक्ट है? अच्छा, लेट्स अज्यूम दैट T1 एंड T2 आर इक्वल। T1 और T2 को आप मान लो कि बराबर है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q12? तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में वो बोलता है कि अगर T1 और T2 इक्वल है तो Q12 0 हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, तो यहां से मेरे को मिलता है if T1 equal to T2 then I got Q12 equal to 0।
और मेरे पास Q12 का क्या फॉर्मूला आया था? Q12 का फॉर्मूला आया था A1F12 EB1 माइनस A2F21 EB2 इक्वल टू 0। अगर T1 और T2 इक्वल है, अगर T1 और T2 इक्वल है तो EB1 इक्वल्स टू EB2 हो जाएगा। ठीक है, तो भैया अभी जो अपने को इक्वेशन मिल रही है A1F12 इज इक्वल्स टू A2F21, यही से सारे क्वेश्चन गेट में बनते हैं। इसी रिलेशन से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे गेट में बनते हैं और इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल थ्योरम। इट इज नोन एज द रेसिप्रोकल थ्योरम। ठीक है बच्चों। अच्छा चलो, ये कंडीशन को डिराइव करने के लिए मैंने मान लिया था कि T1 और T2 इक्वल टेम्परेचर पे हैं, लेकिन 1 से निकल के इसमें कितना एनर्जी पहुंचेगा ये इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि इसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। फ्रैक्शन 1 से निकल के कितना परसेंट इस लैपटॉप पे पहुंचेगा, ये इसके फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, अमाउंट की नहीं। वो इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या इसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा? फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे भाई? कितना फ्रैक्शन इससे निकल के इस पे पहुंचेगा वो इसके टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? हाँ, टेम्परेचर, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, अमाउंट की नहीं। फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, अमाउंट की नहीं। इससे निकल के इस पे कितना परसेंट पहुंचेगा वो तो भैया डिपेंड कर रहा है कि ये बोतल कहाँ पे रखी हुई है। टोटल अमाउंट की बात नहीं कर रहा मैं, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। जो एनर्जी निकला उसका कितना परसेंट इस लैपटॉप पे पहुंचा। इट ओनली डिपेंड्स कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं, इनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन क्या है। अगर मैं इसको यहाँ पे लाके रख दूं और ये वॉल इसको मैं बहुत बड़ा कर दूं तो 50% एनर्जी यहाँ पे इससे निकलने वाली इस पे पहुंच जाएगी। इज दैट क्लियर? तो 1 से निकल के 2 पे कितनी एनर्जी जा रही है ये सिर्फ डिपेंड करेगा कि दोनों बॉडीज एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं। क्लियर है? तो ये जो हमने डिराइव किया तब तो हमने T1 इक्वल टू T2 लिया है, लेकिन बॉडी अगर अलग अलग टेम्परेचर पे है तब भी ये इक्वेशन वैलिड होगी। स्टिल दिस इक्वेशन वुड बी वैलिड। अगर बॉडी 1 और 2 अलग अलग टेम्परेचर पे है तब भी ये इक्वेशन वैलिड होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप रेडिएशन हीट ट्रांसफर निकाल रहे हैं आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव की बॉडी किस टेम्परेचर पे है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? सो यू कैन यूज दिस रिलेशन व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड आउट द हीट ट्रांसफर। चलिए, तो अभी अपन याद है अपने फॉर्मूले पे जो हमने निकाला था फॉर्मूला, हमने कैलकुलेट किया था Q12 इज इक्वल्स टू A1 F12 इंटू EB1 माइनस A2 F21 multiplied by EB2. But we know that A1 F12 is equals to A2 F21. So now I got the radiation heat transfer equal to, I can write A1 F12 EB1 माइनस EB2, या मैं इसको लिख सकता हूं A2 F21 EB1 माइनस EB2। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? चलिए, अब ये जो रिलेशन है ये ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी से अपने क्वेश्चन बनेंगे। अब आप लोग क्या गलती करते हो, जो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो गलती करते हो वो मैं बताता हूँ क्या गलती रहती है। गलती ये होती है कि आप लोग दोनों शेप फैक्टर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो। दोनों शेप फैक्टर निकालने की मेरे को जरूरत नहीं है। जो मेरे को पहले मिल जाए, मेरे को 1 2 मिल जाए तो मेरा काम 1 2 से मेरे को हीट ट्रांसफर निकल जाएगा, या 2 1 मिल जाए तो उससे मेरा काम हो जाएगा। करेक्ट है?
चलो अभी ये बॉडी, इसका टेम्परेचर है, मान लो वाटर है इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट है, और ये रूम का टेम्परेचर है, रूम, ये बॉटल को मैंने माना है 1, बॉटल को मैंने माना है 1, बॉटल के अंदर पानी है जिसका टेम्परेचर है से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम इज 2, बॉटल, एक बॉटल हमने कंसिडर किया, ये B इज द बॉटल एंड इट इज द रूम, रूम इज से 2 एंड बॉटल इज 1, या बॉटल को मैं 2 ले लेता हूँ, बॉटल को मैं 2 ले लेता हूँ और रूम को मैं 1 ले लेता हूँ। मेरे को कैलकुलेट करना है Q12, यानी कि रूम से बॉटल में कितना हीट ट्रांसफर होगा, रूम से बॉटल में कितना हीट ट्रांसफर होगा, कैसे निकालूंगा? F12 या F21 में से एक शेप फैक्टर मेरे को चाहिए। कैन आई फाइंड आउट वन शेप फैक्टर? रूम के अंदर एक बॉटल है भाई, इससे जो रेडिएशन हो रहा है, रूम है और बॉटल है, इससे जो रेडिएशन हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है इस रेडिएशन का, जितना भी रेडिएशन निकल रहा है वो पूरा रेडिएशन रूम एब्जॉर्ब कर रहा है। इज दैट क्लियर? कोई कैलकुलेशन करने की मेरे को जरूरत नहीं, सिंपल मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है कि ये बॉटल से जो भी निकलेगा वो सब इस रूम में ही जाएगा। तो बॉटल को मैंने लिया है 2, तो मेरे को मालूम चल गया है F21 इज इक्वल्स टू 1। Is that clear? So Q12 is equals to A2 into F21 EB1 minus EB2। करेक्ट है? अब यही इस क्वेश्चन को मैं उल्टा अगर करूं, उल्टा सोचने लग जाऊं कि यार रूम से 1 पे कितना हीट आ रहा है, आई कैन नॉट सॉल्व इट, रेसिप्रोकल थ्योरम यूज करके सॉल्व करूंगा अलग बात है, लेकिन सिंपल ऑब्जर्वेशन अगर मैं बोलता हूं कि ये इससे निकल रहा है जो रेडिएशन, उसका क्या होगा, इससे निकलने वाला रेडिएशन का क्या होगा, पूरा का पूरा रेडिएशन ये रूम ऑब्जर्व कर लेगा 100%। लेकिन अगर उल्टा निकालने जाऊंगा तो फिर मैं रेसिप्रोकल थ्योरम का इस्तेमाल करके निकाल लूंगा, लेकिन लॉजिकली मैं नहीं निकाल पाऊंगा कि भैया ये कमरे से कितना रेडिएशन इस पे पहुंचा। बात समझ में आ रही है? तो आपने सिंपल क्वेश्चन देखिए, उसमें कौन सा शेप फैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको 2 चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पहला ऑब्जर्वेशन और दूसरा रेसिप्रोकल थ्योरम। करेक्ट है? यूजिंग दीज 2 कंडीशन यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन है आप 2 चीजों को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, 1 ऑब्जर्वेशन एंड 2 रेसिप्रोकल थ्योरम। करेक्ट है? अदरवाइज हायर लेवल पे जाएंगे तो सबसे मुश्किल काम जो है वो यही है कि अपने को F12 निकालते नहीं बनता, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लेकिन हमारे को कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है वो बेसिक ऑब्जर्वेशन और रेसिप्रोकल थ्योरम के इस्तेमाल से ही सॉल्व हो जाने वाले हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही बात? अपने लिए रेडिएशन मुश्किल काम नहीं है, ना अपने लिए कन्वेक्शन मुश्किल था, ना अपने लिए रेडिएशन मुश्किल पड़ेगा। हमको सिर्फ अपना ऑब्जर्वेशन यूज करना है और रेसिप्रोकल थ्योरम यूज करना है, वी विल एबल टू कैलकुलेट द रेडिएशन हीट ट्रांसफर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए ठीक है, फिर 10 बजे स्टार्ट करेंगे ना लीनियर प्रोग्रामिंग।